अब तुम 10th से 11th में आ गए हो, तो अब क्रैमिंग तो नहीं चलने वाली, ठीक है। और केमिस्ट्री में आदो क्या लगता है भाई, याद रखने वाली चीज है। किसी ने कोटा फैक्ट्री देख ली तो भाई वो वैसे ही लग के बैठा होता है। किस किस ने कोटा फैक्ट्री देखी है? कोटा फैक्ट्री कौन कौन देख चुका है? देखिए किसी ने या नहीं देखा? ठीक है, काफी ने देख रखी होगी, और ऐसी चीजें तो बहुत जल्दी देखते हो तुम, वैसे ही फ्री रहते हो आजकल तो, ठीक है। तो उसमें उसको ऐसा बना दिया जाता है कि भाई केमिस्ट्री तो हुआ है, मतलब भाई समझ ही नहीं आने वाली, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर चीज का रीजन है, वो अलग बात है। इस टाइम पर तुम्हारे साथ साथ जैसे तुम बड़े होते हो उसी टाइम बताया जाता है वो रीजन, ठीक है, वो अलग। अब तुम मुझे बताओ, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि क्या सबको राजमा चावल पसंद है, तो भाई सबको तो पसंद हो नहीं सकता, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। राजमा चावल सबको पसंद होंगे? नहीं। कोई कहेगा भाई मुझे राजमा चावल पसंद है, कोई कहेगा नहीं। अब इसका मतलब ये थोड़ी तुम एक्सेप्शन हो दुनिया में, धरती पे बोझ थोड़ी हो तुम। सबकी अपनी अपनी क्या होती है, ठीक है, नेचर होता है अपना अपना। तो हम ऐसा बना देते हैं कि भाई ये सबका अलग अलग नेचर है, यहाँ पर कुछ और हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब हम ही अपने सगे नहीं है तो एलिमेंट्स कहाँ से होंगे? खुद नेचर हमारा ही जब सबका डिफरेंट होता है, तो भाई उनका भी हो सकता है, वो तो फिर भी हमसे बढ़िया है। हम तो सबकी प्रॉपर्टी सेम भी नहीं हो सकती, उनकी चलो एक ग्रुप की तो लगभग सेम होती है, ठीक है। तो कोई टेंशन नहीं लेनी, हर चीज का आंसर दूंगा। सबसे पहली बात है, मैंने मास्टर्स किया है, और जहां तुम्हें जाना मैं वहीं से आया हूँ, ठीक है। तो मैं आईआईटी गुवाहाटी से आया हूँ, तो मतलब तुम आधों ने आईआईटी जाना है। एम्स जाना तो एक ही बात है, वो भी एक बढ़िया इंस्टीट्यूट है, वो भी अपने आप में बढ़िया इंस्टीट्यूट है। तो मैं तुम्हें वहां पर गाइड कर सकता हूँ कैसे तुम्हें वहां पहुंचाना है, तो उसकी टेंशन ना लो, वो मेरी सिरदर्दी है कैसे पहुंचाना है। लेकिन जो मैं बात बोलूंगा, अगर तुम सबने वो फॉलो की तो बहुत आसानी से पहुंचोगे, ठीक है। सबसे पहली बात जो बताने जा रहा हूं, किसी भी चीज को कोशिश करना याद ना करना पड़े, समझना। जितना समझोगे, मैं तुम्हें पूरा केमिस्ट्री को ऐसा डे टू डे लाइफ से रिलेट करके बताऊंगा। अगर किसी के सीनियर या भाई बहन उनको पता ही होगा मैं कैसे पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो उसकी टेंशन ना लेना, तुम्हें हर चीज को डे टू डे लाइफ से रिलेट करके दिया जाएगा, ताकि तुम उसको समझ पाओ, ठीक है। अगर मैं केमिस्ट्री के थ्रू ही समझाऊंगा तो तुम समझ नहीं पाते, तो मैं डे टू डे लाइफ से रिलेट करके बताऊंगा। मजेदार तरीके से पढ़ेंगे, बिल्कुल इंटरेस्टिंग बना के पढ़ेंगे केमिस्ट्री को, बोझ समझ के नहीं पढ़ना। हर चीज को समझना। कोई चीज का आंसर मान लो मैं नहीं दे रहा, उसका ये रीजन होगा कि वो बहुत तुम्हारे दिमाग से ऊपर की बात है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई होगा, नहीं होगा, रीजन होगा, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे लेवल को भी देखना पड़ेगा, तुम समझ पाओगे या नहीं समझ पाओगे। कुछ बातों का आंसर अभी नहीं मिलेगा तो अगले मिल जाएगा, जिसका मैं बोल दूंगा कि ये तुम्हारे सिलेबस से बहुत दूर है। अगर थोड़ा बहुत टच भी कर रहा होगा पक्का बताऊंगा, उसकी टेंशन ना लेना। अगर कुछ बहुत दूर होगा जिसके लिए तुम्हारी अभी माइंड की डेवलपमेंट नहीं हुई, अभी 10th से 11th में आयो, तो मोस्ट प्रोबेबली 12th ओवर होने तक तो उसका आंसर मिल जाएगा। फिर भी अगर कुछ बचता है तो उसका मतलब है वो तुम्हें आगे हायर डिग्रीज में पढ़ना है। अगर अभी सब पढ़ लिया फिर हायर डिग्रीज में क्या पढ़ोगे, ठीक है। तो कोशिश रहेगी 19 का 20 जरूर बताऊंगा, ठीक है। मास्टर्स करने का यही फायदा है, मैं तुम्हें हर चीज के बारे में बता सकता हूँ, ऐसा क्यों है, ठीक है। केमिस्ट्री में तो हर चीज का आंसर मिलेगा। नोट्स, सबसे पहली बात है नोट्स। नोट्स ये लगा लो, नोट्स ही तुम्हारा ब्रह्मास्त्र रहेंगे। नोट्स ही तुम्हारा क्या रहेंगे, ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र बोले तो यही तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचाएंगे, इन्होंने ही तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचाना है, नोट्स। मैं अगर मेरे से कोई पूछे कि भाई मैं आईआईटी तक कैसे पहुंच पाया, तो मेरा सबसे पहला होता है जो सबसे मेरा मेन रीजन है कि वो मेरे नोट्स थे। मैंने उन नोट्स को ऐसे बनाया था कि कभी भी मैं उनको रीड करूं तो मुझे क्लास का सब याद आ जाए। जरूरी नहीं होता जो मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं वही लिखना है, जो मैं बातें बोल रहा हूं वो भी कोशिश करो लिखो, दे दो। ऐसा ना हो कि भाई बस तुम बोर्ड पे जो मैं लिख रहा हूँ वही लिखो, वो 10th वाली बात हो गई। अब बड़े हो गए हो तो हर बात को लिखने की कोशिश करना, ताकि जब भी उसको दोबारा पढ़ो तो याद आ जाए लेक्चर में ये चीज बोली थी, ठीक है। मैं अच्छे अच्छे एग्जांपल्स लूंगा डे टू डे लाइफ वाले, तो उनको अच्छे से समझना। अगर मेरी स्पीड फास्ट लगे तो मुझे रोक देना, ठीक है, क्योंकि तुम सामने नहीं बैठे, कई बार फ्लो फ्लो में थोड़ा सा स्पीड तेज हो जाती है, ठीक है। तो तुम रोक सकते हो, मैं उसको रिपीट भी करूंगा, उसकी टेंशन ना लेना। तो अभी नोट्स जो मैं बोलूंगा अच्छे से बनाना, बिल्कुल तुम्हें लगे ना ये वाली बात तो यार बढ़िया चीज है जो मुझे आगे काम आएगी, नोट कर लो फटाफट, मुझे बोलना ना पड़े। और हिंदी में चाहे नोट करो, फारसी में करो, पंजाबी में करो, भाई किसी में भी करो, लेकिन उसको अपने नोट्स को ऐसा होना चाहिए, उसमें अंग्रेज नहीं बनना कि भाई मुझे तो अंग्रेज बनना है पूरा, ठीक है। मैं तुम्हें अंग्रेज बनने भी नहीं दूंगा, बिल्कुल हम उसको देसी लेवल में पढ़ेंगे पूरी केमिस्ट्री को, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई इंग्लिश आती नहीं, लेकिन अपना जो लैंग्वेज टच होता है वो वाला बेस्ट रहता है समझने के लिए, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री, तो स्टार्ट करें, लेट्स गो, ठीक है। तो लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं केमिस्ट्री की तरफ, ठीक है। बड़े बड़े भाई, एनर्जी सब में फुल है, एनर्जी फुल होनी चाहिए मेरी क्लास में, ठीक है। कम नहीं होने दी, नहीं एनर्जी को कम होने दिया तो भाई मजा नहीं आएगा केमिस्ट्री में, ठीक है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं अपना। और एक बात ध्यान रखना, जिसके आंसर सबसे पहले आएंगे इसके अंदर, उसी का नाम मुझे याद होगा, ठीक है। हर बैच में तुम्हें ही पता है सबका नाम याद रखना मुश्किल है, तो तुम्हें ही अपना नाम मुझे याद करवाना है। पहले ही मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा, तुम्हारे नाम से ही मुझे समझ आएगा कि भाई ये बच्चा तेज है, पढ़ना चाहता है,
ठीक है, तो तुम्हें अपने आप को खुद रिप्रेजेंट करना है। पहले तो शक्लें देख लेते थे, अब ऐसा नहीं है। इस साल का पिछले साल भी ऐसा हुआ था, लेकिन जिन्होंने यहाँ पर इंटरेक्ट बढ़िया किया था वो जैसे ही आए थे उस टाइम पे भी हमें उनका याद था, ठीक है, हम बता पा रहे थे। और जो बच्चे बोलते ही नहीं है, ठीक है, उनके तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई भी डाउट हो, क्लास के बाद नोट्स जरूर सेंड करने हैं सबके, मैं नोट्स देखूंगा। वही नोट्स मैं तुम्हें बता दिया ब्रह्मास्त्र है तुम्हारा आईआईटी या मेडिकल कॉलेज तक पहुंचने का, या जो एनडीए जो भी है, मतलब जहां पे भी जाना चाहते हो, तुम्हारा मेन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। तो अगर नोट्स बढ़िया होंगे तो ही तुम आगे जा सकते हो, क्योंकि नोट्स ही एंड में काम आने, मेरी बातें सारी तो याद नहीं रहनी। बेटा नंबर मेरा वही है जो मैंने जिससे लिंक भेजा अभी, ठीक है, नंबर भाई मेरा वही है जिससे भी लिंक भेजा था, ठीक है। आराम से फ्रेंकली आराम से बात करना, ठीक है, मैं फ्रेंडली रहता हूँ, बस ये है कि ज्यादा नहीं बोलना, ठीक है। अगर ढंग से करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल फ्रेंडली आराम से पढ़ेंगे। अब देखो स्टार्ट कर रहे हैं हम चैप्टर मोल कंसेप्ट। चैप्टर कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं? मोल कंसेप्ट। हर बात को लिखने की कोशिश करना, ज्यादातर देखता हूँ कौन बढ़िया नोट्स बनाता है, ठीक है। और जिसके बढ़िया नोट्स होते हैं मैं उसके ग्रुप में शेयर भी करता हूँ, जिसके नोट्स बढ़िया होते हैं उसके ग्रुप में शेयर भी करता हूँ मैं, ताकि जिसके नेटवर्क इश्यू की वजह से कंप्लीट नहीं हो पाए वो कर ले, ठीक है। लाइव क्लास में बनाना है, रिकॉर्डेड लेक्चर के भरोसे नहीं रहना। रिकॉर्डेड लेक्चर कई बार थोड़ा लेट भी हो जाता है क्योंकि बहुत सारे होते हैं, तो अगर कुछ रह जाता है वो अलग बात है, लेकिन लाइव क्लास में ही रहना है। कल वैसे भी ओरिएंटेशन में बता दिया था सर ने सब कुछ, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मोल कंसेप्ट में सबसे पहली जो मैं टर्म लेके आ रहा हूं, बहुत मजेदार तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहली जो मैं टर्म लेके आ रहा हूं वो है एटॉमिक मास। ध्यान से समझना, एटॉमिक मास। अब अगर मैं तुमसे पूछूं एटॉमिक मास क्या होता है, कोई बता सकता है? बिल्कुल सरल भाषा में बताना है, सिंपल भाषा में आंसर देना है। एटॉमिक मास क्या होता है? व्हाट इज एटॉमिक मास? बिल्कुल सिंपल भाषा में। बहुत बढ़िया निष्ठा, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, सीधा आंसर मिल गया मुझे, जो मुझे आंसर चाहिए था वही मिल गया। बहुत बढ़िया गौरी, बहुत बढ़िया, सब लाजवाब, ठीक है। तो मैं बिल्कुल देसी भाषा में बोलूं तो एटॉमिक मास को मैं क्या बोल सकता हूँ? एक एटम का मास। बिल्कुल देसी भाषा में, जो छोटे से छोटे बच्चे ही बोल दे एटॉमिक मास क्या है? एटम का मास। ऑब्वियस सी बात है, एक एटम लूंगा उसका मास करूंगा, वो क्या हो जाएगा? एटॉमिक मास। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? मास ऑफ अ एटम, वो मेरा क्या हो जाएगा? एटॉमिक मास, मास ऑफ अ एटम, या मास ऑफ एन एटम। ये तो होगा बहुत बचपन वाला आंसर, बहुत बढ़िया जिसने दिया। धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ाएंगे। अगर मैं तुम्हें बोलूं थोड़ा सा अच्छा आंसर दे दो, थोड़ा सा अच्छा आंसर दे दो, थोड़ा सा अच्छा आंसर दे दो भाई। बहुत बढ़िया यार, तुम लाजवाब बच्चे हो। जो मुझे आंसर चाहिए तुम्हारे साथ साथ आंसर आ रहे हैं, मतलब भाई तुम इंटरेस्टेड तो हो, बहुत बढ़िया, ठीक है। सेजल बहुत बढ़िया, लेकिन थोड़ा सा वो गलत, थोड़ा सा वो हो गया, ठीक है। ठीक है, अब देखो इसको मैं और क्या बोल सकता हूं, तुम्हें पता है? मुझे बताओ, अगर मैं एक एटम को तोड़ दूं, क्या कर दूं? एक एटम को तोड़ दूं, ठीक है। अगर मैंने एक एटम को तोड़ दिया, उसमें से क्या निकलेगा बताओ? उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, जल्दी बोलो। उसके अंदर प्रोटॉन, उसके अंदर होते हैं न्यूट्रॉन, उसके अंदर कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैं क्या कर सकता हूं, अगर मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को एक मास ऑफ प्रोटॉन से मल्टीप्लाई कर दूं, तो टोटल प्रोटॉन्स का मास निकल जाएगा, ठीक है। अगर मैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को मास ऑफ एक न्यूट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दूं, टोटल न्यूट्रॉन्स का मास निकल जाएगा। अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दूं, तो भाई मेरा क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स का मास निकल जाएगा। अब मैंने क्या कर दिया? अब मैंने ये कर दिया, सारे प्रोटॉन्स, सारे न्यूट्रॉन्स और सारे इलेक्ट्रॉन्स के मास को ऐड कर दिया। अगर मैं उसको ऐड कर दूंगा, मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा एक एटम का मास। तो मतलब दोनों बातें सबको क्लियर है, सबको चमक गया कि मैं एटॉमिक मास को मैं कैसे बोल सकता हूं? बोलो हाँ या ना, सबको चमक गया? बोलो चमक गया, ठीक है। अब मैं अगर तुमसे पूछ लूं, अगर मेरा मन करे तुमसे एक चीज पूछूं, और वो मैं पूछ रहा हूं, मुझे बता दो एक प्रोटॉन का मास कितना होता है? एक प्रोटॉन का मास कितना होता है? एक प्रोटॉन का मास कितना होता है? बोलो भाई, बोलो भाई, एक प्रोटॉन का मास कितना होता है? बहुत बढ़िया बेटा, चार्ज बता रहे हो, ठीक है। क्या होता है? 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg बोल लो, या 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम बोल लो। समझ रहे हो? अगर मैं बोलूं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg।
या मैं उसको क्या बोल सकता हूँ 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। अगर मैं तुम्हें बोल दूं मास ऑफ न्यूट्रॉन बता दो, अगर मैं बोल दूं मास ऑफ न्यूट्रॉन बता दो, तो वो कितना होता है, वो मैं लेके चल सकता हूं जो मास ऑफ प्रोटॉन है, समझ रहे हो, और जो क्या होता है वो मेरा सेम एज इट इज x के इक्वल हो गया। अब बात आती है अगर मैं तुमसे एक चीज पूछ लूं, वो चीज है कि प्रोटॉन भारी है या न्यूट्रॉन भारी है, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा। अगर मैं पूछ लूं प्रोटॉन भारी है या न्यूट्रॉन भारी है, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, तुम्हारा आंसर क्या होगा। आंसर है आंसर है आंसर है आंसर है आंसर है न्यूट्रॉन्स, आंसर है न्यूट्रॉन्स। मैं ये बोल सकता हूं कि जो मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है मास ऑफ प्रोटॉन के, लेकिन ध्यान से समझना, लेकिन जो मैंने बात बोली है, अगर मैं न्यूमेरिकल सोल्व कर रहा हूं तो मैं दोनों का सेम लेके चलूंगा, लेकिन कोई कंसेप्चुअली पूछता है अगर कि प्रोटॉन भारी है या न्यूट्रॉन भारी है, तो मैं किसका, जब मैं मास भारी बोलूंगा मैं बोलूंगा न्यूट्रॉन ज्यादा हैवी होता है। इतनी बात चमक गई। अगर नॉर्मली वैल्यू पूछे तो कह देना सेम है, लेकिन अगर कोई बस वैसे पूछ ले कि दोनों में ज्यादा भारी कौन होता है, तो आंसर है न्यूट्रॉन मेरा स्लाइटली हैवियर होता है एज कंपेयर टू प्रोटॉन। इतनी बात सबको चमक गई, बोलो इतनी बात चमक गई, जल्दी बोलो, बोलो इतनी बात चमक गई। ठीक है, अगर मैं तुम्हें बोलूं जो मेरा इलेक्ट्रॉन है वो कितना हल्का है मेरे प्रोटॉन से, तो मैं ये भी बोल सकता हूं जो मेरा मास ऑफ प्रोटॉन होता है वो अराउंड 1840 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। कई बुक्स में 2000 में लिखा होता है अप्रोक्स, ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया दे रहा हूं, लगभग 2000 टाइम्स होता है मास ऑफ प्रोटॉन मेरा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो 1840 ज्यादातर बुक्स में मिल जाएगा, तो इसलिए मैंने वो स्टैंडर्ड वाला लिख दिया। अगर 200 में 2000 में मिल जाता कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई पूछेगा नहीं इस वैल्यू के बारे में, लेकिन बस आइडिया देना था कि अराउंड 2000 टाइम्स है। अगर थोड़ा सा एग्जैक्ट में जाऊं तो 1840 टाइम्स हो जाता है। समझ गए इतने बात, बोलो। ये बात तो तुम्हें सबको पता है, ठीक है, तो मैंने इस पे ज्यादा वो नहीं किया कि मैं इस पे बहुत स्लो हो जाऊं, ठीक है, तो हमें ये भी समझना है। रिपीट करूं, अच्छा मतलब स्लो हो जाऊं, कोई बात नहीं, मुझे लगा ये बातें पता होंगी तुम्हें, चलो कोई बात नहीं। मैंने बस इतना बोला है, एटॉमिक मास क्या होता है, व्हाट इज एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या है, सरल भाषा में जो बिल्कुल अनपढ़ भी बता दे कि एक एटम के मास को एटॉमिक मास बोल सकता हूं, ठीक है, एक एटम के मास को एटॉमिक मास, ये तो बिल्कुल अनपढ़ वाला हो गया। थोड़ा सा अच्छे लेवल पे आऊं मैं, अगर तुम्हारे लेवल पर आऊं, 9th-10th वाले लेवल पर आऊं, तो मैं उस टाइम पर क्या बोल सकता हूं कि मेरे एटम में जो जो चीजें हैं सारी उनका मास कर लूंगा अगर मैं, तो मेरा एटॉमिक मास हो जाएगा। और मुझे पता है एक एटम में क्या क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन। अब अगर मैं उन सबके मास को ऐड कर दूं तो मेरा एटम का मास आ जाएगा, मैंने वही कर दिया। उसके बाद मैंने उनका मास लिख दिया कि एक का मास कितना होता है, ठीक है, एक का मास है सारे, ठीक है। एन से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि एक एटम में एक से ज्यादा प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। जैसे अगर मैं बोल दूं इस एटम के अंदर मैं बोल दूं 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, ऐसे रैंडम ले रहा हूं, और 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन के मास को 2 से मल्टीप्लाई, एक प्रोटॉन के मास को 2 से मल्टीप्लाई, एक न्यूट्रॉन के मास को 2 से मल्टीप्लाई, और सबको क्या कर दूंगा मैं, ऐड कर दूंगा, मेरा एटम का मास आ जाएगा। अब तो क्लियर है। दूसरी बात मैंने क्या बोली कि अगर तुमसे कोई पूछ ले कि प्रोटॉन भारी है या न्यूट्रॉन, तो तुम ये बोल सकते हो, बेस्ट आंसर है सर न्यूमेरिकली हम दोनों को सेम ले लेते हैं, लेकिन अगर मैं एग्जैक्ट वैल्यू पर जाऊं तो न्यूट्रॉन स्लाइटली हैवियर होता है एज कंपेयर टू प्रोटॉन। अब क्लियर है, अब तो ओके है, अब तो चमक गया, अब तो चमक गया ना। कोई भी दिक्कत हो ना, अभी पहली क्लास है, अभी इंटरेक्ट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। कुछ भी दिक्कत हो मुझे फोन करके बता देना, सर इस चीज में दिक्कत है मेरे को बता दो, या थोड़ा सा इसमें स्लो हो जाओ या कुछ भी, ठीक है, वो हम एडजस्ट करेंगे, उसकी टेंशन ना लो। लिख लिया इतनी बात। अब आगे बढ़े, अब थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए, बताओ थोड़ा सा आगे बढ़े। नोट कर लिया सबने, सबने नोट कर लिया ये बात, नेक्स्ट कर दूं, और कोशिश करना साथ साथ नोट करो, ठीक है, आगे से कोशिश करो साथ साथ नोट करो, क्योंकि अगर तुम नोट करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम लोगे फिर हमारा सिलेबस दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, कोशिश करो साथ साथ लिखो। वो अलग बात है कि थोड़ा सा पीछे हो जाओ, ये नहीं है कि अभी तुम स्टार्ट कर रहे हो लिखना, फिर दिक्कत हो जाएगी। जिसको लगता है वो बहुत ही स्लो लिखता है, मतलब बहुत ज्यादा कईयों को होता है ना, लड़कियों को खासकर, कि भाई हमें बिल्कुल सजा सजा के 4-5 पेन लेके लिखना है,
तो वो रफ में लिख ले अभी, ठीक है। जब स्पीड बन जाएगी फिर धीरे धीरे वो अपने आप कवर कर लेंगे। अभी नया नया है तो जोश भी होता है नया नया, तो उस जोश में कि बढ़िया सी नोटबुक बनानी है, सर ने बोल भी दिया नोट्स बढ़िया होने चाहिए, तो रफ पे अभी कर सकते हो। जब स्पीड बन जाएगी, जब हमारा सिंक्रोनाइजेशन बढ़िया हो जाएगा, उस टाइम पर हम कर लेंगे, ठीक है। बोलो चमक गया, आगे बढ़ा जाए अब, बोलो फटाफट, चलो आगे बढ़े, चलो बढ़ा जाए, चलो ठीक है। आज देखता हूँ मुझे कितने नाम तुम याद करवाते हो। अभी तक मुझे कितने नाम याद हो चुके हैं, देखते हैं। अभी तो वैसे भाई मैं नाम बहुत मुश्किल से याद होते हैं मुझे, ठीक है। पिछले साल वालों के भी सबके याद नहीं है, जो ज्यादा बोलते हैं उनका याद रहता है, मतलब जो ज्यादा, ठीक है, इंटरेक्ट करते हैं। भाई अपना ये हैंड रेज मत करो यार प्लीज, ठीक है। हैंड रेज करते हो ना तो मुझे तुम्हारी चैट नहीं दिखती, ठीक है। नाम लिखना नहीं है, तुम्हें ये नहीं कह रहा नाम लिखते रहो अपना, मतलब तुम्हारे रिप्लाई से मैं मतलब बार बार पढ़ूंगा, अगर तुम इंटरेक्ट कर रहे हो तो समझ जाऊंगा तुम पढ़ रहे हो, ठीक है। हेडिंग डालो अगला। हेडिंग से पहले मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर मैं बोलूँ तुमसे 1 kg क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में पूछ रहा हूँ, व्हाट इज 1 kg? 1 kg क्या है? बहुत बढ़िया, कितने लायक बच्चे हो तुम। बच्चों का आंसर आ रहा है 1000 ग्राम। वाह, लाजवाब, ज्यादा ही फील ले गए तुम देसी बोलने की। 1000 ग्राम क्या होता है, ठीक है। अब बोल दो 1 kg, बहुत बढ़िया, बहुत तेज बच्चे हो, हर बैच में ऐसे ही होते हैं, ठीक है। तुम महान नहीं हो, ठीक है। कई बच्चों को आ रहा है यूनिट ऑफ मास है, चलो ठीक है। लेकिन अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूं ये जो मेरा पेन है ये 1 kg का है, तो तुमने कैसे मान लिया 1 kg है? कि मम्मी बचपन से बोल रही थी तुमने मान लिया, या हमें मशीन बता देती है 1 kg है? क्या बचपन में मम्मी ने बोला बचपन से कि भाई ये 1 kg होता है तो हमने मान लिया, या हम उसके ऊपर रखते हैं तो 1 kg लिखा था हमने मान लिया, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत बढ़िया चीज है। वेट कैसे किया भाई? तो वेट को कहां से पता चला 1 kg है? चलो ठीक है, थोड़ा सा दिमाग खोलेंगे, ध्यान से समझना। मैंने क्या किया, साइंटिस्ट में क्या हो रहा था, लड़ाई हो रही थी। उसने क्या किया, सामने वाला बंदा उससे कुछ लेने गया, ठीक है, मान लो किराने की स्टोर पे लेने गया। उसने बोला मुझे ना थोड़ा सा चावल दे दो, थोड़े से चावल दे दो। उसका थोड़ा का मतलब था कि हम 4 लोग खा ले, और किराने वाले का थोड़े का मतलब था उसने कटोरी दे दी, कटोरी चावल दे दिए। अब उसका थोड़ा और उसका थोड़ा भाई मैच ही नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा भाई? उसका थोड़े से मतलब था हम 4 बंदे खा ले, उसका थोड़ा मतलब है भाई बस एक बंदे ने खाना होगा। तो वहां पर क्या हुआ, यूनिट में बड़ी दिक्कतें आ रही थी, बहुत दिक्कतें आ रही थी कि सारे जो साइंटिस्ट थे, ये तो मैंने ठीक है घर की बात कर दी, साइंटिस्ट हायर लेवल पर, ठीक है, साइंटिफिक लेवल पर जब हम मेजरमेंट कर रहे थे तो बहुत दिक्कतें आ रही थी। दिक्कतें कैसे आ रही थी, हमें समझ नहीं आ पा रहा था कि हम एक्सपेरिमेंट कैसे करें। कोई इधर एक्सपेरिमेंट बिल्कुल भर के कर रहा है, कोई इतने से सैंपल से कर रहा है, कोई इतने बड़े सैंपल से कर रहा है। तो वहां पर क्या हो रहा था, दिक्कतें हो रही थी। तो दिक्कतों को दूर करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या बोला, एक बैठक बिठाई। उस बैठक में उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि एक हमारा एक अलोय है, ठीक है। योगी बाबा को देखते हो, योगी बाबा, योगी बाबा क्या करते हैं, आज से तेरा नाम प्रयागराज हो गया, तो भाई पूरी दुनिया में इसको प्रयागराज बोलेगी। आज से भाई तेरा नाम, ठीक है, जैसे अपना यहाँ गुड़गांव का गुरुग्राम हो गया, तो सारी दुनिया ने मान लिया। तो सारे साइंटिस्ट ने क्या किया, एक अलोय था, ठीक है, सिलेंड्रिकल अलोय था, उस पर नहीं जाना, एक अलोय था, ठीक है, सिलेंड्रिकल अलोय। तो उस अलोय को मैं ऐसे बना देता हूँ, ठीक है। ये मेरा एक अलोय है, ठीक है, तुम्हें नहीं जाना किसका बना हुआ है, जो भी है फलाना ढिमकाना, एक पत्थर मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है, एक पत्थर था। साइंटिस्ट ने क्या बोला, साइंटिस्ट ने बोला भाई बहुत दिक्कत हो रही है मेजरमेंट होने में, तो आज से तू 1 kg है। अब दुनिया को कभी भी 1 kg मेजर करना है तो तेरी हेल्प लेंगे। तेरी हेल्प कैसे लेंगे, आगे तो तेरा नाम है 1 kg, मतलब कि तेरा वेट हमने 1 kg मान लिया, मान लिया मतलब एज्यूम कर लिया कि आज से तू 1 kg है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मान लो मैं सेब सेब लेने चला गया मार्केट में, मैं कहा भाई मुझे 5 kg सेब दे दो। तो उसने क्या बोला, ठीक है, फ्रूट वाले को भाई इतनी साइंस तो आती नहीं, उसने क्या बोला, उसने एक लिया तराजू। उस तराजू पे क्या किया, उसने यहां पर ये वाले अलोय जैसे 5 पत्थर रख दिए, ठीक है, 1 2 3 4 5, और इधर वो सेब रखता गया। जैसे यहां पर सेब रखता जा रहा है, ठीक है, यहां सेब रखता गया। यहां जब सेब रख रहा है वो, तो क्या हो रहा है, जब दोनों बैलेंस हो गए, जब दोनों बैलेंस हो गए, तो उसको हमने क्या बोल दिया कि भाई तू 5 kg पूरे हो गए हैं। तो मतलब क्या हुआ, हमने इसको 1 kg एज्यूम किया, और उसके रिलेटिव में हमने वेट निकाला।
तो उसको हमने बोल दिया फिर 5 kg। अब अगर मैं तुम्हें बोलूं 1 मीटर क्या है, 1 मीटर कुछ भी नहीं है। सारे साइंटिस्ट ने मिलके एक रोड थी, उसको बोल दिया कि आज से तू 1 मीटर है। अगर अब मुझे इसकी लेंथ मेजर करनी है, मान लो ये जो बोर्ड लगा हुआ नीचे, ठीक है, इसकी लेंथ मेजर करनी है, तो मैं वो स्केल लूंगा 2 2 2 2 ऐसे चलता जाऊंगा। मान लो मेरा 7 स्केल्स 7 ऐसे घूम गए, तो उसकी वो कितनी होगी, 7 मीटर। ठीक है, मतलब बेसिक बता रहा हूं, बिल्कुल बेस में जा रहा हूं, मतलब साइंटिस्ट ने सोचा। ठीक है, तो वहां से क्या हो गया, मेरा 1 मीटर भी डिफाइन हो गया, 1 kg भी। अब बात क्या आई, अब सर आप मुझे ये क्यों बता रहे हो, ठीक है, हम फिजिक्स थोड़ी पढ़ रहे हैं, हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आप ये क्यों पढ़ा रहे हो। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं, मैं तुम्हें एक टर्म समझाने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बिल्कुल मोल का बेस है। उसको समझने के लिए मैंने यहां से रिलेट किया है, ताकि तुम अब वहां पर रिलेट कर पाओ। मैंने तुम्हें बताया था मैं हर चीज को तुम्हें कोशिश करूंगा बेसिक से बताऊं। ठीक है आदित्य, बेटा मैं आज की बात नहीं कर रहा, मैं तुम्हें पीछे लेके जा रहा हूं जहां से हुआ, पहले बेसिक समझ आएगा तभी आगे आ पाओगे ना। ठीक है, तो इतना उस पर मत जाओ। ठीक है, अब यहाँ क्या हो रहा है देखो, अब मैं तुम्हें एक टर्म समझाने वाला हूँ। ठीक है, अब बात आता हूँ मैं एटम्स पे। एटम्स तो भाई इतने छोटू छोटू से, बिल्कुल छोटू छोटू से, अगर वो छोटू छोटू से है तो भाई उसका वेट भी करना था, ऑब्वियस सी बात है, मास तो मुझे चाहिए था। उस टाइम पर उन पार्टिकल्स का मास करने के लिए कुछ भी नहीं था। ठीक है, वहां पर उस टाइम पे इंस्ट्रूमेंट ही नहीं थे जिससे मैं उसका मास कर पाऊं। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने ऐसी एक यूनिट बनानी चाहिए, जैसे यहाँ पे मैंने 1 kg और वो बनाई ना, वैसे साइंटिस्ट ने एक यूनिट बनानी चाहिए। वो यूनिट कैसे बनाई, उसको फील करना है, उसको रट्टा नहीं मार लेना कि भाई उसको काटा होगा, फील करना। उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया कार्बन 12 का एक एटम लिया, ध्यान से समझना। उन्होंने क्या लिया, कार्बन 12 का एटम। ये मान लो कार्बन 12 का एक एटम, ये मेरा कार्बन 12। ठीक है, गोलू मोलू सा है, ठीक है, बिल्कुल गोलू मोलू सा है। इसके मैंने एक एटम उठाया, ध्यान से समझना। अब ये नहीं कि मैं एटम को काट रहा हूं, बस फील करना है ताकि तुम इसको समझ पाओ इसका मतलब क्या है। ठीक है, एटम ऐसे काटते नहीं होते चाकू से। किया क्या मैंने, इसके 12 हिस्से कर दिए, ध्यान से समझना, 12 हिस्से। ठीक है, मैं इसके भी 12 हिस्से करूंगा, 12 हिस्से कितने हो गए, 12 हिस्से हो गए। ठीक है, अगर अब ये 12 हिस्से हो गए, मैंने कार्बन 12 का एटम लिया, ठीक है, जा रहा था मैंने पकड़ लिया, मैं कहा बेटा तेरी ऐसी तैसी करता हूं, तू आ जा। मैंने उसको लिया, उसके 12 पीसीस कर दे बिल्कुल इक्वल। ठीक है, यहाँ इक्वल दिख नहीं रहे, ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूँ इक्वल है। ठीक है, बिल्कुल सब बराबर, सबका वेट बराबर है, बिल्कुल बराबर में बांटा हमने। ठीक है, सारे पीसेस बराबर है। अब मैंने क्या किया, ध्यान से समझना, फिर मैंने इसका एक पीस उठा लिया, मान लो मैंने एक पीस ये उठा लिया। ठीक है, ध्यान से समझना, मैंने इसका एक पीस ये वाला उठा लिया, सब बराबर है कोई भी उठा लो। ठीक है, 12 बराबर पीस किए कार्बन 12 के। कार्बन 12 का मतलब क्या है, हाँ जैसे पिज्जा खाते हो ना, 6 स्लाइस बार, बिल्कुल दोस्त को तो भाई एक्स्ट्रा लेने देते हैं हल्का सा भी, बड़ा पीस तो मैं उठाऊंगा। उसको कहते हैं बेटा बिल्कुल बराबर हिस्से करके आना, वरना हमारी लड़ाई हो जाएगी। इसलिए वो वाले को भी हम समझा के आते हैं, बिल्कुल बराबर हिस्से होने चाहिए। ठीक है, तो हुआ क्या, ध्यान से समझना, मैंने क्या लिया, मैंने एक कार्बन 12 का एटम लिया, ध्यान समझो, मैंने एक कार्बन 12 का एटम लिया। पहली बात, पहले चलो यही बता देता हूं, मैंने कार्बन 12 का ही एटम क्यों लिया। सबसे पहली बात है मैंने कार्बन ही क्यों लिया, और मुझे बता दो इस 12 का मतलब क्या है। चलो पहले इस बात को क्लियर कर लेते हैं, मुझे बता दो इस 12 का मतलब क्या है। बहुत बढ़िया, ये 12 है मेरा आइसोटोप। ठीक है, कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है, कार्बन के हमारे 3 आइसोटोप्स होते हैं, एक कार्बन 12, एक कार्बन 13 और एक कार्बन 14। ठीक, आइसोटोप्स तो पढ़ ही रखा होता है कि जिनका सेम मतलब मास नंबर, एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर डिफरेंट हो। ठीक है, तो कार्बन 12 अराउंड होता है 99.9%, अराउंड बता रहा हूँ, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं, ये अराउंड 0.1 के अराउंड, और जो बाकी बचा, ठीक है, 0.0 यहाँ पर 1%, वो मेरा हो जाता है कार्बन 14। अब मुझे बताओ, मान लो मैंने हवा में कार्बन घूम रहा था, ठीक है, मान लो कुछ भी हवा में मेरे कार्बन है, मान लो, ठीक है, इधर उधर लहरा रहा है, मैंने उसमें से मुट्ठी भर के कार्बन लिया, तो मुझे बताओ इसमें कितने चांसेस है कि वो कार्बन 12 हो, कितना परसेंट चांस है। ऑब्वियस सी बात है 99.9% चांस है कार्बन 12 होगा, समझ रहे हो। तो मुझे बताओ, अगर मैं बोल रहा हूं कार्बन 12 के सबसे ज्यादा चांसेस है कार्बन में से, तो इसी वजह से मैंने कार्बन 12 का आइसोटोप लिया। अब बात आती है कार्बन ही क्यों लिया। अब मुझे बताओ, तुम्हारे आसपास अगर मैं देखता हूं, तुम्हारे आसपास, तो अगर मैं बोलता हूं लगभग हर चीज में कार्बन है, ये जो वुड पड़ी है कार्बन है, हमारे अंदर हम पूरे कार्बन से बने हुए हैं। ठीक है, मतलब कार्बन की अबंडेंस बहुत ज्यादा है।
ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, कार्बन की अबंडेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है, जिसकी वजह से इजीली अवेलेबल है। तो मैंने उसको लिया जो उस टाइम पर बहुत इजीली अवेलेबल था, और साइंटिस्ट को कार्बन के बारे में पता था, तो उन्होंने कार्बन ले लिया। प्लस आइसोटोप 12 वाला ही क्यों लिया, यही क्यों लिया, क्योंकि कार्बन में भी इन तीनों में से सबसे ज्यादा अबंडेंस इसी की थी, तो इसी वजह से ले लिया। तो मेन रीजन हमारा कार्बन 12 लेने का क्या होगा, इसकी अबंडेंस। सबको बात क्लियर होगी, मैंने कार्बन ही क्यों लिया बेटा, जिसके बारे में उस टाइम पे उनको पता था, उन्होंने उसको रिलेटिव ले लिया, ठीक है। तो उन्होंने कार्बन 12 ले लिया, ज्यादा उसके बारे में पता था, इजीली अवेलेबल लग रहा था उनको, तो उनको जो लगा उन्होंने उसको उठा लिया, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम गली में खेल रहे हो, कुछ भी खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, हमें कोई विकेट नहीं मिल रही होती, हम ईंटों का विकेट बना लेते हैं ना, ठीक है। तो जो हमें मिल रहा है हम उससे यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब हुआ क्या, उन्होंने इस कार्बन 12 का 12 हिस्से किए, एक एटम लिया, एक एटम उठाओ, उसके 12 हिस्से कर दो, 12 हिस्से, ठीक है। अब उसका मैं एक हिस्सा उठाऊंगा, समझ रहे हो, उसका मैंने एक हिस्सा निकाल के बाहर रख दिया, ठीक है। ये वाला हिस्सा मेरा, जी ये वाला, ठीक है। तो ये वाला जो हिस्सा था, ये वाला हिस्सा मैंने ये ले लिया, ठीक है। सारे बराबर है, बिल्कुल इक्वल है, ठीक है, 12 के बराबर बराबर है, 12 के 12। अब मैंने क्या किया, मैंने बोला आजा बेटा ऑक्सीजन, तेरा वेट करता हूँ। ऑक्सीजन ने बोला भाई कैसे वेट करेगा, तेरे पास कोई इंस्ट्रूमेंट तो है नहीं। हमने कहा बेटा मेरे पास एक जुगाड़ है। जुगाड़ क्या है, आजा बेटा तू इस तराजू पर आजा, ठीक है, इस तराजू पर आजा, एक तरफ तू बैठ जा ऑक्सीजन। तो मैंने ऑक्सीजन को यहाँ पर बिठा दिया, ठीक है। ऑक्सीजन अपना मोटू सा बैठा यहाँ, ठीक है, यहाँ पर बैठ गया। अब मैंने क्या किया, ये जो पीसीज लिए, ध्यान से समझना, फील करना है इसको, ठीक है, फील करो बस। इन पीसीस को यहाँ पर रखना स्टार्ट हुआ मैंने एक रखा, कुछ भी नहीं हुआ, ऑक्सीजन हिला तक नहीं। फिर मैंने रखा 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, 10, 11, 12, हिल ही नहीं रहा। फिर 13, फिर 14, फिर 15, फिर 16। जब मैंने इसके ऐसे 16 पीसेस रख दिए, तो ऑक्सीजन और वेट बैलेंस हो गए, समझ रहे हो, दोनों बैलेंस हो गए। तो अब मैं क्या बोल सकता हूं, मैं ये बोल सकता हूं ऑक्सीजन का जो वेट है वो 16 टाइम्स है इस पीस के। बोलो इतनी बात बोल सकता हूं, जो मेरा ऑक्सीजन है उसका वेट कितना है कि इस पीस के 16 टाइम्स, क्योंकि मुझे ऐसे 16 पीसेस रखने पड़े। इतनी बात क्लियर है, बिल्कुल फील करवा रहा हूं। तुमने पढ़ रखे होगा सीधा एएमयू क्या होता है, फलाना ढिमकाना, पहले उसको फील करेंगे, क्योंकि 11 12 में मेन मतलब होता है तुम्हें फील करना है, समझना है, रट्टा नहीं मारना। बेसिक बताऊंगा तो तुम्हारे आगे के बहुत बढ़िया कंसेप्ट बनेंगे, बुनियाद मजबूत होनी चाहिए, वो हम बिल्कुल तगड़ी करके चलेंगे, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर कितने रखने पड़ गए, 16 पीसी रखने पड़ गए, ठीक है। तो अब देखो, अब मैं क्या लेके आया, मैं सल्फर को ले आया। सल्फर, सल्फर तो भाई तुम्हें पता है और मोटू लाला होता है, फूला हुआ होता है वो, ठीक है। अगर वो यहाँ फूला हुआ है तो मैं क्या बोल सकता हूं, अब मैंने इसको हटा दिया, ठीक है, ध्यान से समझना। अब मैं इसको हटा रहा हूं, अब मैंने बिठा दिया सल्फर को, ठीक है। सल्फर को मैं रेड से बना देता हूं, ठीक है, मैं सल्फर को बिठा दिया। सल्फर तो भाई मोटू लाला है, स्नोलेक्स टाइप है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर सल्फर को बिठाया, सल्फर को बिठाया, मैंने यहाँ 16 पीस में तो भाई उसका बाल बाका नहीं हुआ, वो हिला तक नहीं। मैंने 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, जब मैंने यहाँ पर 32 पीसीज रखे इसके, तो जाके सल्फर का वेट बैलेंस हुआ। फिर मैं सोडियम पे गया, सोडियम का पास गया, सोडियम का वेट किया, तो मुझे यहाँ 23 पीसीज रखने पड़े इसके, तो जाके वो बैलेंस हुआ। तो वहां से मुझे क्या चीज मिली, ध्यान से समझना। हाँ बेटा ठाकुरदास, ठीक है। तो वहां से मैं क्या बोल सकता हूं, मैंने एक चीज बनाई, मैंने क्या चीज बनाई, मैंने बोला ऑक्सीजन का जो मास है, ऑक्सीजन का मास, तो मैंने क्या बोल दिया, मैंने ये बोल दिया 16 टाइम्स 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। मतलब क्या हुआ, कार्बन 12 का जो 1/12 हिस्सा था उसका 16 टाइम्स मेरा कौन है, ऑक्सीजन एटम का मास। अब मैंने बोला कि भाई तू मुझे बताओ कि सोडियम का कितना मास है, सोडियम। जब मैं सोडियम का मास किया तो क्या हुआ, वहां पर सोडियम के टाइम पर मुझे यहां पर क्या करना पड़ा, यहां पर मैंने लिखा 23 टाइम्स 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। जब मैं सल्फर की बात की, जब मैंने बात किसकी कर दी, अब सल्फर की, ठीक है। अब मैं सल्फर पर आया तो सल्फर के टाइम पर मुझे क्या करना पड़ा, यहां पर 32 टाइम्स मास 1/12, ये बोलना पड़ गया, मेरी सांस ही फूली जा रही है, मैं बार बार बोली जा रहा हूँ 16 टाइम 1/12, 23 टाइम्स 1/12, 32 टाइम्स 1/12, मेरी सांस फूल रही है इसको तो बोलने में, मैं तो पागल हो जाऊंगा। तो साइंटिस्ट ने क्या बोला,
साइंटिस्ट ने ये बोला कि भाई इतना क्यों सांस फुला रहा है अपनी, तू टेंशन ले क्यों रहा है, टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है, तू आज से इसको एक टर्म बोल सकता है, तू इसका एक नाम रख सकता है, जो क्या रख दिया मैंने 1 AMU या सिर्फ AMU, AMU बोल दो। तो आगे से मुझे अगर ऑक्सीजन का मास बताना है तो मैं डायरेक्ट 16 AMU बोल सकता हूं, कोई मुझे कुछ नहीं कह सकता। सोडियम का मास बोलना है तो 23 AMU बोल सकता हूं, सल्फर का मास बोलना है तो 32 AMU बोल सकता हूं। तो AMU की फुल फॉर्म क्या हो गई, AMU की फुल फॉर्म होती है एटॉमिक मास यूनिट। अब फील कर पायो कि AMU आया कहां से, अब फील कर पाए, अभी तक तो मैं रटा पड़ा होता 9 10 में AMU एक यूनिट है फलाना ढिमकाना, अब फील हुआ एक्चुअली में AMU का वजन क्या है, आया कहां से, उसका अस्तित्व क्या है, ठीक है, मतलब हमें उसको यूज क्यों करना पड़ा, कुछ भी नहीं था, इसका एक नाम रखा था हमने बस, ताकि हमारी कैलकुलेशंस, हमारी लाइफ आसान हो जाए। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है, बोलो बोलो क्लियर है, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम, ठीक है। फिर आगे जाकर यहाँ हाइड्रोजन भी आ जाता है, ठीक है, सिल्वर भी आ गया, वो बहुत कुछ आ जाता है, हमें इतने उसमें ज्यादा बेकार चीजों में जाना नहीं, हमें बस ये एक तरह से इसको ही रेफरेंस लेके चलेंगे और हमारे बेस बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। इसको नोट कर लो फटाफट। तनुष्का समराइज ये कर रहा हूं कि हमारी एक यूनिट होती है AMU, जो जिसका मतलब क्या होता है कि कार्बन के 12 हिस्से करो, उसका जो 1/12 पार्ट है, मतलब एक कार्बन का 1/12 पार्ट है, उसको हम 1 AMU बोल देते हैं, बस और कुछ भी नहीं। हाँ ठाकुरदास, राइट, यू आर राइट, समझ गए, बोलो बोलो, समझ गए, लिख लिया, चमक गया ना, चमकना चाहिए, एनर्जी लेवल में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है, बोर नहीं होने दूंगा क्लास में, उसकी टेंशन ना लो, ठीक है, बस ध्यान अपना कंसंट्रेशन से रखना, भाई साथ साथ लिखा करो। देवेश अभी मैं बताऊंगा कि 12 हिस्से क्यों किए थे, ठीक है, उसके सस्पेंस करो, हर बात इंटर रिलेटेड है। मैंने क्या 12 हिस्से किए, तो अगर मैं मान लो 6 हिस्से करता तो यहाँ पे 1/6 आ जाता, बात तो एक ही थी, तो मुझे यहाँ पर कितने पीसेस रखने पड़ते, 8 पीसेस रखने पड़ते, समझ रहे हो ना। अगर मैं यहाँ पर 12 के बजाय 6 पीसेस कर देता तो मुझे यहाँ पर कितने पीसेस रखने पड़ते, 8, समझ रहे हो ना। ठीक है, ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि वो 12 की जगह अगर 6 ले लेता तो फिर यहाँ कितना ऑक्सीजन कितना होता, 8 AMU मास हो जाता, अभी 16 है, समझ। अगर वो 24 पार्ट कर देता, इसके 24, अगर वो 24 कर देता तो ऑक्सीजन कितना हो जाता, 32। क्लियर है ना, चमक रहा है ना सबको, भाई क्लास कोई, ठीक है, ऐसे ना करे कि भाई मुश्किल लग रहा है कोई पार्ट तो भाई अभी छोड़ देते हैं, रिलीव करके चले जाओ, ऐसा करोगे अपने साथ बहुत खिलवाड़ कर रहे हो। बहुत बच्चे मैंने देखे जो ओवर कॉन्फिडेंस में, सबसे पहली बात है जिसको आता होता है वो ओवर कॉन्फिडेंस की ये चीज तो मुझे आती है और मैं अभी छोड़ देता हूँ क्योंकि बेसिक्स से अभी करवा रहे हैं, बेसिक्स में भी बहुत चीज होगी जो तुम्हें नहीं मिलेगी, ठीक है। तो मुझे सबको साथ लेके चलना है, जिन्होंने 9 10 में नहीं भी पढ़ा उनका भी चला के चलना है, ठीक है, इसमें बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा। इस बार तो वैसे ही सबका बेड़ा गर्क हो रखा है, 10th के पेपर नहीं हुए, उन्होंने पढ़ाई नहीं की। हाँ सुनो, अब ये चीज को क्लास में ना बोलने जाना घर पे कि कार्बन के 12 हिस्से किए थे तो हम एटम को काट सकते हैं, ये बस मैंने क्या बोला विजुलाइज करने के लिए, अपने आप को समझाने के लिए किया है। अब ऐसा नहीं है कार्बन को हमने चाकू से काटा, ठीक है, ऐसा ना कर जाना कि भाई घर जाके भाई मैं कार्बन को चलो काट के देखता हूँ, वो समझने की बात थी, ठीक है। हम फील करेंगे, फील करेंगे, फील, समझ रहे हो, फील, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़े, लिख लिया, आगे बढ़े। अब साइंटिस्ट की लाइफ में धमाका हो गया, साइंटिस्ट की लाइफ में एक तो बोलते हैं ना सोने पे सुहागा हो गया, सुहागा क्या हो गया, एक इंस्ट्रूमेंट डिस्कवर हो गया, ध्यान से सुनना, एक इंस्ट्रूमेंट जिसकी हेल्प से हम छोटू 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 से पार्टिकल्स का मास मेजर कर सके, उसका नाम क्या था, स्पेक्ट्रोमीटर बाबा, स्पेक्ट्रोमीटर डिस्कवर हो गया जिसकी हेल्प से हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का मास मेजर कर सकते थे। तो हेडिंग डाल लो, हेडिंग डाल लो, हेडिंग डाल लो स्पेक्ट्रोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर बाबा की जय, स्पेक्ट्रोमीटर ने तहलका मचा दिया, स्पेक्ट्रोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर क्या था,
स्पेक्ट्रोमीटर वो चीज थी जिसकी हेल्प से हमने क्या किया, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स क्या होते हैं, जिनको हम आंखों से नहीं देख सकते नॉर्मल, ठीक है, हमें माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ेगा। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के बारे में जान सके, उनका क्या कर सके हम उनका मास मेजर कर सके। तो वो मेरे बाबा कौन आए थे, वो स्पेक्ट्रोमीटर बाबा। स्पेक्ट्रोमीटर बाबा की जय। ठीक है, तो स्पेक्ट्रोमीटर क्या था, जिसके हेल्प से माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का मास मेजर। अब सोचो, अब जो अभी मैंने 5 मिनट पहले पढ़ाया उससे रिलेट करके देखो। अगर अब मुझे स्पेक्ट्रोमीटर मिला है तो मुझे बताओ मैं सबसे पहले किसका मास मेजर करना चाहूंगा। मतलब मैं अगर साइंटिस्ट हूं, मेरे क्या चीज मेजर करूं, बहुत बढ़िया रिजुल, बहुत बढ़िया निष्ठा, बहुत बढ़िया। सबसे पहले मैं कार्बन का वेट मेजर करूंगा, क्योंकि कार्बन के साथ तो मैं खेल ही जा रहा हूं इतनी देर से। तो सबसे पहले मैं कार्बन 12 का मास मेजर करूंगा। इसका मेजर करूंगा कार्बन 12 का। और कार्बन 12 का जब मैंने मास मेजर किया वो आया 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। तो एक कार्बन 12 एटम का मास मेरा कितना आ गया, 1.99 इंटू 10⁻⁻23। अब बताओ मुझे, अगर मुझे कार्बन 12 मिल गया तो मैं 1 AMU का मास निकाल लूं। बोलो बोलो, क्या मैं 1 AMU का मास निकाल लूं? बोलो बोलो भाई, बोलो बोलो। अगर मेरे को 1 कार्बन 12 एटम का मास पता चल गया तो 1 AMU का तो निकालना है। अब मुझे बताओ, अगर मुझे 1 AMU निकालना है तो मुझे क्या करना होगा? बोलो भाई, मुझे क्या करना होगा, जल्दी बोल दो, क्या करना होगा? मुझे 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। मैं इसको क्या कर दूंगा, 12 से डिवाइड, क्योंकि 1 AMU था ही क्या, 1/12 था। तो मैं 1/12 एक के मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा। और जब मैं इसको कैलकुलेट करता हूं, क्या बताऊं, बताया भी नहीं जा रहा, इतनी मजेदार बात है। वो मेरी जो वैल्यू आती है वो आती है मेरी 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब मुझे बता दो ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू किसकी बात है, ये वैल्यू क्या आ गई मेरी, 1 AMU किसके बराबर आ गई? अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, मास ऑफ प्रोटॉन। तो मुझे क्या पता चल गया भाई, क्या मजेदार बात आ गई। मजेदार बात क्या आ गई, जो मेरा 1 AMU होता है वो लगभग क्या, वो मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर ही तो आ गया। वो मेरा मास ऑफ प्रोटॉन ही तो आ गया। अगर पेपर में आ जाए 1 AMU इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक के बार ये वैल्यू दे दे तो आंसर क्या हो जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन और ये वाली वैल्यू। मतलब ये तो तहलका हो गया बेटा। याद जो करना होगा याद बता दूंगा। देखो, प्रोटॉन का मास पता होता है, अगर प्रोटॉन का मास पता है तो 1 AMU की बात पता चल गई। बोलो, कार्बन 12 का मास याद नहीं करना, ठीक है, हर चीज बताता चलूंगा जो याद रखना है। पढ़ते रहोगे याद ही हो जाएगा, तुम नहीं भी चाहोगे तो भी याद हो जाएगा। जब मोल कंसेप्ट एंड करूंगा ना तो मैं याद हो चुका होगा, तुम चाहते भी नहीं होगे फिर भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात तो याद रखनी है, क्योंकि पता है भाई ये वाली वैल्यू तो मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर आई है। ये वाली वैल्यू मैं बोल रहा हूँ याद ही नहीं रखनी। हाँ हाँ, ठाकुरदास बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हम न्यूट्रॉन का भी बोल सकते हैं लेकिन थोड़ा सा अलग होता है ना। तो अभी हमारे पास प्रोटॉन के बारे में ज्यादा चर्चा होती है इसलिए वो लिख रहा हूँ। बोलो समझ गए सब, बोलो सब समझ गए, बोलो। अब 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 मैं एक बात बताना चाहूँ, अगर मैं तुमसे एक बात बोलूं, कैसे बोलूं, ध्यान से देखना, इधर देखो सब, इधर देखो, इधर सब देखो। अगर मैं तुम्हें बोलूं एक ऑक्सीजन का मास कितना है, एक ऑक्सीजन का मास कितना है, मुझे बताना एक बार। एक ऑक्सीजन का मास कितना है, जल्दी बता दो भाई, जल्दी बोल दो भाई। कितना मास है ऑक्सीजन का? 16 AMU। बोलो 16 AMU है। और मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, 16 इंटू 1 AMU लिख दो, कोई दिक्कत हो नहीं। 16 इंटू 1 AMU लिख दो, कोई दिक्कत हो नहीं, कोई दिक्कत हो नहीं, एक ही बात है। अब मुझे बताओ, अगर मैं बोलूं एक ऑक्सीजन का मास बताओ ग्राम्स में, एक सिंगल एटम का, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर एक AMU की जगह ये वाली वैल्यू लिख दो, लिख सकता हूं। तो मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻24, और ये क्या हो जाए, ग्राम। अगर तो तुमसे पूछ ले ऑक्सीजन का मास बताओ, एक ऑक्सीजन का मास, एक एटम का मास, एक ऑक्सीजन एटम का मास, तो तुम्हारा होगा 16 AMU। अगर वो बोले मुझे ग्राम्स में आंसर दो, तो तुम्हें क्या कर देना है, 1 AMU की जगह ये लिख दो और उसको मल्टीप्लाई कर दो। बोलो समझ गए? बोलो बेटा, वो 1.6 लिख लो, 1.66 बोल लिख लो, एक ही बात है, उसमें इतने टेंशन ना लो। 1.6 बोलो, 1.66, इतना फर्क अभी यहाँ पर पड़ेगा नहीं। ठीक है, अभी तो बस समझा रहा हूँ, तो 1.66 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
ठीक है बेटा, देखो एक ऑक्सीजन का मास है 16 AMU। अभी हमने देखा था कि कैसे हमने जब वेट मेजर किया था। अब मुझे पता है 1 AMU की वैल्यू होती है ग्राम्स में इतनी, तो बस मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी, 1 AMU की जगह मैंने ये वाली वैल्यू लिख दी और मेरा आंसर किस में आ गया, ग्राम्स में। क्लियर है, बोलो। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। मजा आ रहा है ना क्लास में, कोई दिक्कत हो नहीं? सबके नोट्स मिलने चाहिए मुझे। ठीक है, सबके नोट्स भी चाहिए मुझे क्लास के बाद, अपना नेम लिखना। ठीक है, हाँ सुन लो, तुम्हारे क्लास ओवर होने के बाद नोट्स मुझे मिल जाने चाहिए पीडीएफ फॉर्मेट और फोटो। ठीक है, पीडीएफ रहेगी तो बेटर है, मैं क्लास ग्रुप में शेयर करूंगा तो अच्छा लगता है। ठीक है, साफ साफ नोट्स होने चाहिए। ठीक है, अपना नाम होना चाहिए। ठीक है, कौन से बैच से हो ये भी होना चाहिए। और अगर तुम्हारा अपना फोन है तो उसमें अपनी डीपी लगा देना, ताकि मैं फेस से भी पहचान सकूं, धीरे धीरे याद हो पाएंगे तुम्हारे नाम। ठीक है, अगर तुम्हारा अपना फोन है, अगर घर वालों का फोन है फिर तो कोई नहीं। अगर तुम्हारा पर्सनल फोन है तो तुम्हारी डीपी तो लगी हुई होगी। ठीक है, तो मैं वहां से फिर इस बहाने तुम्हारे नाम और उसको रिलेट कर पाऊँ। ठीक है, हाँ क्वेश्चन मिल जाएंगे, आज तो शुरुआत है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से मिल जाएंगे, अभी तो बेसिक बता रहा हूँ बस। टेंशन ना लो, क्वेश्चन साथ साथ मिलेंगे। अभी इस टॉपिक का कोई क्वेश्चन नहीं, अभी तो समझा रहा हूँ, अभी तो फील कराया होता क्या ये। ठीक है, तो अभी टेंशन नहीं लेनी, क्वेश्चन जब बनेंगे मैं दे दूंगा। अभी इस क्वेश्चन टॉपिक पे क्या क्वेश्चन दूं, अभी तो समझा रहा हूँ। ठीक है, फटाफट छोटी सी टॉपिक को खत्म कर लेते हैं। ठीक है, ताकि अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर पाए। तो मेरा एटॉमिक मास क्या हो गया, कुछ भी नहीं, जो अभी तक हमने किया है। जैसे अगर मैं बोलूं एटॉमिक मास मेरा क्या है ऑक्सीजन का, तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, 16 AMU। अगर मैं बोल दूंगा सल्फर का एटॉमिक मास क्या है, तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, 32 AMU। अगर मैं बोल दूंगा सोडियम का तुम्हारा एटॉमिक मास क्या, तो क्या आ जाएगा, 23 AMU। समझ रहे हो? तो AMU समझ गए क्या होता है, एटॉमिक मास समझ गए क्या होता है, समझ गए, एटम का मास इन AMU, हम उसको एटॉमिक मास बोल देते हैं। एक टर्म लिख लो अगली, रिलेटिव एटॉमिक मास। एक टर्म लिख लो, रिलेटिव एटॉमिक मास। देखो ये टर्म्स बस एक बार करनी है, बस एक बार इससे रूबरू होना है। ठीक है, उसके बाद इन पर ज्यादा जाना ही नहीं। इसको हम RAM भी लिख देते हैं। ठीक है, RAM, रैम, रिलेटिव एटॉमिक मास। अब मुझे बताओ, हम कभी भी कोई चीज रिलेटिव निकालते हैं, मतलब मैग्नीट्यूड के टर्म्स में, याद है हम उसको डिवाइड कर देते हैं। रिलेटिव का मतलब होता है ना उसके रिलेटिव में, तो फर्क कुछ भी नहीं है। हमें इसको फील क्या बस समझना है कि रिलेटिव एटॉमिक मास से कैसे डिफरेंट है। तो मुझे कुछ भी नहीं कर देना, मुझे क्या करना है, एटॉमिक मास लिखना है, या एटम का मास लिख लो, उसको 1 AMU से डिवाइड कर दो, वो मेरा क्या हो जाता है, रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, तो रिलेटिव एटॉमिक मास कुछ भी नहीं है, एटॉमिक मास को 1 AMU से डिवाइड कर दो। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास बताओ, तो क्या हो जाएगा, 16 AMU डिवाइड बाय 1 AMU। तो AMU से AMU तो कैंसिल हो जाएगा, यूनिट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 16। मतलब ये तो और मजेदार बात है, रिलेटिव एटॉमिक मास कोई नई चीज नहीं है, बस यूनिट हटा दो, जो मैग्नीट्यूड होता है वो मेरा रिलेटिव एटॉमिक मास होता है। तो ये टर्म ज्यादा नहीं पूछी जाएगी, एक बार बस गो थ्रू होने, ताकि कभी अगर पूछ ले तो तुम बता सको। जैसे अगर मैं सल्फर का रिलेटिव एटॉमिक मास बोलूं, तो आंसर क्या हो जाएगा, 32। मतलब यूनिट नहीं लिखनी, मैग्नीट्यूड वही रहेगा। ठीक है, अब मैं एक नोट बनवा देता हूं। नोट क्या है यहाँ पर, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, यूनिटलेस होता है। समझ रहे हो, वो क्या होता है मेरा, यूनिटलेस क्वांटिटी, मतलब उसकी कोई यूनिट ही नहीं है। समझ रहे हो, क्योंकि यूनिट तो क्या होगी, कैंसिल आउट हो गई, तो रिलेटिव एटॉमिक मास की कोई यूनिट होती ही नहीं। ठीक है, मतलब ये टर्म कोई पूछेगा नहीं, रिलेटिव और उसमें फर्क क्या है, बस तुम्हें एक बार रूबरू होना है, समझना होता क्या एक बार बस। ठीक है, आगे इंपॉर्टेंट टर्म्स बहुत आने वाली है, जहां पर मैं बहुत फोकस करूंगा। अभी एक बार इसको समझना और भूल जाओ। बोलो समझ गए, बोलो, बोलो क्लियर है। अब एक छोटी सी बात तुमसे पूछता हूँ, उसके बाद तुम्हारा एक छोटा सा होमवर्क दूंगा। ठीक है, ताकि तुम थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट करो। ठीक है, वो होमवर्क एक तरह तुम्हारा टास्क होगा। मेरा तुमसे क्वेश्चन है, मोलिकुलर मास क्या है। ठीक है, मेरा तुमसे क्वेश्चन है, व्हाट इज मोलिकुलर मास, व्हाट इज मोलिकुलर मास। देखते हैं अब कितने बच्चे बता पाते हैं। आधे बच्चे मुझे समझ चुके होंगे क्या मैं सुनना चाहता हूँ तुमसे। ठीक है, आधे बच्चे फील कर चुके होंगे। बहुत बढ़िया, ये हुई ना बात, एक मोलिक्यूल का मास। ठीक है, मैं क्या बोल सकता हूँ मोलिकुलर मास को, मास ऑफ वन मोलिक्यूल, मास ऑफ अ मोलिक्यूल या वन मोलिक्यूल, ये मेरा क्या हो गया, मोलिकुलर मास। अब अगर मैं उसको और थोड़ा सा अच्छे लेवल पे बोलना चाहूँ, ताकि मुझे मार्क्स मार्क्स ज्यादा मिले, बहुत बढ़िया यार, बहुत लाजवाब बच्चे हो। देखते हैं कितनों के मुझे याद हुए नाम।
तुम इतने ज्यादा बच्चे मैसेज आ रहे हैं कि मुझे याद करने में ऐसा लग रहा है कि सबके मैसेज आए जा रहे हैं। ठीक है, देखते हैं कितने याद हो पाते हैं आज जाते जाते। ठीक है, पलक गर्वित 2 याद हो गए, कल ध्रुव आदित्य, हाँ 4 आज याद हो गए। ठीक है, अभी और देखते हैं कितने याद हो। ठाकुर दास तो हो ही गया भाई, वो तो बहुत ही बोल रहे हैं, तो भाई वो उसका तो याद हो ही जाएगा, वो तो बहुत मिलनसार है। ठीक है, अब देखो मोलिक्यूलर मास क्या हो गया, मास ऑफ वन मोलिक्यूल, जिसको मैं क्या एक तरह से ऐसे बोल सकता हूँ कि मैं ये भी बोल सकता हूँ उसमें जितने एटम्स है, ध्यान समझना, जितने भी एटम्स है उन सबके मास को ऐड कर दो तो मेरा मोलिकुलर मास बन जाएगा। मोलिक्यूल बनता किससे है, एटम से बनता है। अगर मेरा मोलिक्यूल्स एटम से बन रहा है तो मैं सारे एटम्स के मास को ऐड कर दूंगा तो मोलिक्यूल का मास आएगा नहीं आएगा, बोलो। तो मैं ये लिख सकता हूँ सम ऑफ मासेस या सम ऑफ एटॉमिक मासेस, sum of atomic masses of all the atoms present in a molecule, present in a molecule, वो मेरा क्या हो जाएगा, वो मेरा क्या बन जाएगा, मोलिकुलर मास। बोलो बात सब समझ गए। एग्जांपल देखो, एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल बोलूं H2O, पहले बताओ H2O मेरा मोलिक्यूल है, समझ रहे हो, कैसे पता चला, क्योंकि वो एक से ज्यादा एटम से बना हुआ है। ठीक है, उसको मोलिक्यूल बोल सकते हैं। तो मुझे क्या करना है, मेरा H2O किस किस से बना हुआ है, H2O मेरा बना हुआ है एक ऑक्सीजन से और 2 हाइड्रोजन से। एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, 2 हाइड्रोजन का मास कितना होगा, एक का मास होता है 1, तो 2 का कितना हो जाएगा 2। तो मैं क्या लिख सकता हूं 2 यहां से आया, एक हाइड्रोजन का मास होता है 1 प्लस यहां क्या है 1, 1 यहां से आया, एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, तो आंसर मेरा कितना बन गया 18 AMU। बोलो इतनी बात समझ गए सब, इतनी बात चमक गई सबको। ठीक है, अगला मेरा एग्जांपल है NH3 का। मुझे बता दो NH3 का मोलिकुलर मास कितना होगा, NH3 का मोलिकुलर मास कितना होगा, बोल दो भाई। देखो एक नाइट्रोजन का मास 14 होता है और ये एक ही है, ठीक है, वन नहीं है एक तरह से, तो 1 इंटू 14। एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 और है कितने 3, 3 इंटू 1, मतलब जितने मोलिक जितने एटम्स है उसको एक के मास से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर कितना बन जाएगा 17 AMU। अगला H2SO4 का बता दो, H2SO4, H2SO4 का बता दो। एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है कितने 2, तो 1 इंटू 2। एक सल्फर का मास होता है 32, है कितने 1। एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, है कितने 4। ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा 98 AMU। बोलो क्लियर है। तो तुम्हारा एक होमवर्क है, होमवर्क क्या क्या है ध्यान से देखना, होमवर्क देख लो, होमवर्क लिख रहा हूं। तुम्हें जितने भी एलिमेंट्स के मोलिकुलर मास याद है सबके लिख के आने हैं, जितनों के भी याद है अपने आप। ठीक है, अपने साथ गद्दारी ना करना, जैसे हाइड्रोजन का हीलियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, फ्लोरीन का लिख लेना। ठीक है, जो मेन मेन है वो लिख रहा हूँ, सल्फर का लिख लेना, सोडियम का लिख लेना। ठीक है, Ag का लिख लेना, आयोडीन का लिख लेना, ब्रोमीन का लिख लेना, Mg का लिख लेना, मार्क कर लो या स्क्रीनशॉट ले लेना एंड में। एल्यूमिनियम का लिख लेना, फोस्फोरस का लिख लेना, Pb का लिख लेना। ठीक है, और कौन बचा, क्लोरीन का लिख लेना, और Mg हो गया, और कौन सा बचा, ये कॉपर का लिख लेना। ठीक है, और कोई बचा इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है, Au का भी लिख लेना। देखता हूं कल कितने बच्चे ढूंढ के लाते हैं इनका मास। ठीक है, सबका नहीं बोलूंगा, जो इंपॉर्टेंट है उनके लिखना है। हाँ सोडियम का लिखा नहीं मैंने, सोडियम का भी लिख दिया। ठीक है, तो इन सबके तुम्हें कल मार्क्सिस मुझे लिख के भेजने। ठीक है, आज के नोट्स में ऐड करके भेज देना। नहीं बेटा, आयरन 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 का भी ऐड कर लो, इन सबके तुम्हें लिख के भेजने। बाकी सबके याद नहीं रखने, जो इंपॉर्टेंट है वो कल बता दूंगा। इनमें से भी कुछ हम काट देंगे, इसमें से एक दो ज्यादा मैंने लिख दिए जो फालतू के, लेकिन इसके अंदर ये लगा लो 95% तो तुम्हें याद होने चाहिए जो मैंने बोर्ड पे लिखे हैं। 95% जो मैंने लिखे हैं सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ पिछली साइड कर देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। ठीक है, ये तुम्हें मुझे भेजने हैं। कोई बात नहीं,
बना के कंप्लीट करके भेज देना, जिसने बना लिया वो भेज देना अभी, ठीक है, अपने नेम के साथ और अपने बैच के नेम के साथ, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया, बैक कर देता हूँ। जिसने इसमें से कुछ नोट करना नोट कर लो, ठीक है, बाकी हम अगली क्लास में कल करेंगे। पूरव, मोलिकुलर मास का मतलब है एक मोलिक्यूल का मास, और एक मोलिक्यूल में क्या होते हैं, एटम्स होते हैं, ठीक है। मोलिक्यूल किन से बनता है, एटम जब मिलते हैं तो मोलिक्यूल बनता है। तो मैं सारे एटम्स के मास को अगर ऐड कर दूंगा तो मेरा मोलिकुलर मास हो जाएगा। यही तो लिखा मैंने, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन द मोलिक्यूल। क्लियर है, बोलो बेटा। इनके एटॉमिक मास बताने हैं, जो मैंने तुम्हें पूछा है, जो मैं तुमसे पूछा उसके एटॉमिक मास बताने हैं। ये तुम्हारा होमवर्क है। आधे बच्चों के तो नोट्स पहुंच भी गए मेरे पास, बहुत बढ़िया। ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बच्चों ने नोट भेज भी दिए।